मैं सुनील भाई साहब, अब आपसे जरा एक चीज समझ लूं। ये बीजेपी की लगातार एक कोशिश ये है कि विंध्याचल के नीचे, मैं तो विंध्याचल के नीचे बोलता हूं, उसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक का एक्सेप्शन है, वो साउथ में अपना कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करती रहती है। तमिलनाडु में सेंगुल को ले आई, उनको लगा सेंगुल सेंगुल करेंगे तो पूरा देश, मतलब पूरा तमिलनाडु आ जाएगा। फिर वो तमिलनाडु से उसका नाम कुछ और, नाम ही चेंज करने के चक्कर में लग गए। केरल में वो सबरीमाला को इतना इशू बनाया गया, अब यहाँ पे तिरुपति को। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी का एजेंडा साफ दिखाई देता है कि वो किसी ना किसी तरह से पोलराइज करने के चक्कर में है। और इस नोट में एक बात इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे विजय राव भाई साहब ने लिखी है। उन्होंने, विजय राव साहब ने कहा है कि इस समय चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश चलाने के लिए पूरी तरह से केंद्र पे निर्भर रहना है, अगर उनको आंध्र प्रदेश में कोई डेवलपमेंट करना है तो ये बीजेपी का एजेंडा क्या फिर से ये सारा कुछ ये था कि एक मिली भगत थी, इस तरह का एक किया जाए, पवन कल्याण को उसमें आगे करके ये एक कॉन्स्पिरेसी जैसा काम हुआ, लेकिन जो चल नहीं पाया। और जैसा विजय साहब ने कहा कि कोई इसमें मास मूवमेंट नहीं हुआ, कहीं आंध्र प्रदेश में लोग उस पर नहीं उतरे। तिरुपति के को मानने वाले, मेरे घर के मंदिर में भी तिरुपति जी हैं विराजमान, बहुत से घरों में ऐसा कोई मास मूवमेंट हो नहीं पाया। सुनील जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले में, और फिर मैं विजय राव साहब के पास वापस जाऊंगा। धन्यवाद आनंद जी। भारतीय जनता पार्टी को अपने विस्तार के लिए विंध्याचल के नीचे नहीं, विंध्याचल के ऊपर भी धार्मिक आस्थाओं का ही चुनना पड़ा। यह कभी जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई है किसी लोगों के सवालों को लेकर के, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, किसानों की बदहाली को लेकर के, अशिक्षा को लेकर के, पलायन को लेकर, हिंसा और अपराध को लेकर। कभी सुना आपने कि इन्होंने कोई आंदोलन खड़ा किया? यह राम मंदिर आंदोलन के नाम पर उत्तर भारत में पनपी, अपना एक इसने जनाधार बनाया। यही प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं साउथ में, लेकिन साउथ में सफलता नहीं मिली। संघ की शाखाएं किसी राज्य में सर्वाधिक चलती हैं तो केरल है, और केरल में कोई पूछने वाला नहीं है आपको। कोई जो एक सांसद जी वहां से जीत करके आए हैं वह फिल्म के अभिनेता है। यह जो लड्डू वाला मसला है, सवाल दो चीजें, अगर आप कोई तथ्य परक बात करेंगे तो लोग उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन वो बात तो तथ्य परक हो। पहली चीज कि ये कहा जाता है कि तिरुपति मंदिर में जो अपनी प्रयोगशाला है वह स्टेट ऑफ आर्ट है, एक आधुनिकतम प्रयोगशाला है। कोई एडहॉकिज्म वहां नहीं है, बहुत ही आधुनिक और बहुत ही वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। और बिना उस प्रयोगशाला में की जांच के कोई भी चीज मंदिर के अंदर नहीं जाता, जिसका खान पान में उपयोग होता है या प्रसाद में उपयोग होता है। प्रसाद में केवल घी तो लगता नहीं है, ढेर सारी चीजें लगती हैं, सबकी जांच होती है। और कोई भी जांच, कोई अच्छा वहां पे जो घी आता है कोई टीन में, और उसमें तो आता नहीं, बड़े बड़े कंटेनर्स में आते, प्रत्येक कंटेनर की जांच होती है, और वह कंटेनर बिना जांच के अंदर जा ही नहीं सकता। सवाल यह है कि क्या उस जिस कंटेनर का नमूना लिया गया, उस कंटेनर को वहां की जो प्रयोगशाला है उसने पास किया था, उसने अंदर ले लिया था उसको प्रयोग के लिए। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उस कंटेनर में आए हुआ जो घी है वो तो रिजेक्ट कर दिया गया, उसको तो उपयोग में नहीं लाया गया। ये सर्वोच्च न्यायालय की फैक्ट कह रहे हैं, और जो आके आपत्तिकर्ता लोग हैं वो कह रहे हैं कि वह कंटेनर तो यूज ही नहीं हुआ। ये भी राजशेखर जी ने भी कहा कि वो पहली बार एक अलग कंपनी का कंटेनर आया जिसको स्वीकार नहीं किया गया, और आप उसके नमूने, जिसको वहां की अपनी प्रयोगशाला ने रिजेक्ट कर दिया, उस नमूने को लेकर के आप प्रचार कर रहे हैं जिसका उपयोग ही नहीं हुआ लड्डू बनने, उसका आप प्रचार कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी रिपोर्ट में, आपकी बात में सच्चाई है, तथ्य है, तो उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को आप पब्लिक करते। जो डॉक्यूमेंट सर्वोच्च न्यायालय में है वो पब्लिक कर देते हैं आप। सम्मानित मुख्यमंत्री जी अपनी राजधानी में, चाहे हैदराबाद में, चाहे तिरुपति में, कहीं बैठ करके प्रेस से बात करते, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करते और सबसे बहस करते, सबके सवालों का जवाब देते। उन्होंने कुछ नहीं किया। एक अपने राजनीतिक लोगों के बीच में बात करके उनकी पार्टी के कार्यालय से लोगों को टुकड़े टुकड़े में जानकारी दी जाती रही। कौन आपकी बात का यकीन, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए आपने कौन सा तरीका अपनाया? तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जब आपने जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी, अगर आप मुतमईन हो गए कि इसमें मिलावट है, तो फिर एसआईटी किस बात के लिए आपने बनाया?
क्यों समय खर्च कर रहे हैं आप, क्यों ऊर्जा खर्च कर रहे हैं लोगों का। और अगर आपने एसआईटी बनाया तो उस एसआईटी की जांच के पहले आप किसी कंक्लूजन पर कैसे पहुंच गए और क्यों पहुंच गए आप, और कंक्लूजन पहुंच गए तो आप इसका सार्वजनिक वक्तव्य क्यों देने लगे। चौथी बात यह है कि अगर अगर आप अगर अगर यह इतना ही आपत्तिजनक था तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स करेक्शन के लिए आपने कौन से प्रयास किए, कोई कोर्स करेक्शन का प्रयास किया होगा आपने। फिर अगर आप इस मामले में इतने ही गंभीर थे, सवाल क्या था कि आप इस मिलावट का राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, लोगों को शुद्ध लड्डू की आपूर्ति करना चाहते थे, या जगनमोहन रेड्डी के धार्मिक आस्था पर हमला करना चाहते थे। सवाल इस बात का है, अगर लोगों को शुद्ध लड्डू आपको उपलब्ध कराना था तो आप लड्डू को शुद्ध करने की व्यवस्था करते, और आप ये बताते कि अब तक जो हो रहा था वो अब नहीं होगा, अब यह होगा जिससे लोगों को शुद्ध लड्डू मिले। उसकी बात ही आप नहीं कर रहे हैं, किसी फोरम पे आपने इसकी बात नहीं की। आप केवल ये बता रहे हैं कि चूंकि यह मिलावट इसलिए हुआ कि जगनमोहन रेड्डी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। अरे किसी धर्म के मानने वाले हो, इससे आपसे क्या, यह तो कोई विषय होता नहीं है। तो आपने उस लड्डू को शुद्ध करने का कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया। पूरा का पूरा ये मामला राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी, और इस झांसे में जगनमोहन रेड्डी साहब भी आ गए। आप याद कीजिए, जब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट का प्रतिवाद करने की जगह पर, सरकार के विफलताओं को हाईलाइट करने की जगह पर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि हर जिले में मंदिरों में जाकर पूजा करें, हर जिले में जाकर के दीप जलाएं। यह कोई प्रतिकार का तरीका थोड़ा होता है। आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कोई धार्मिक लड़ाई तो नहीं रहे हैं। वह सरकार चंद्रबाबू नायडू साहब कुछ भी कह रहे होते, आप अपनी बात कहते और उसके बाद उस अन्य विषयों पर प्रतिकार करते, जिन विषयों को चंद्रबाबू नायडू सरकार लोगों की नजरों से ओझल रखने के लिए इस मुद्दे को खड़ा करने का प्रयास कर रही थी। और वो मुद्दे क्या थे, जिसकी बात अभी राजशेखर रेड्डी ने की कि विजयवाड़ा की बाढ़, 50 आदमी उसमें हताहत हुए उस बाढ़ में। आप दावा करते हैं कि आप टेक्निकल से भी चीफ मिनिस्टर, आप दावा करते हैं कि तकनीक के उपयोग से आप बेहतर गवर्नेंस देने की बात करते हैं, और एक बाढ़ में विजयवाड़ा शहर इतनी बुरी तरह से तबाह हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए। यह रिपोर्ट आपकी जानकारी में आई होगी कि आंध्र प्रदेश के कई ऐसे छात्रावास हैं जिसको राज्य सरकार संचालित करती है, उसमें छुआछूत के रोग फैलने की खबरें आई बड़े पैमाने पर, एक दो लोगों के नहीं, बड़े लोग पैमाने पर प्रभावित होने की खबरें आई। उसकी कोई चर्चा नहीं कराना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू साहब की आखिर उसको रोकने के लिए या उससे प्रभावित छात्र छात्राओं को राहत देने के लिए आपने क्या किया। और एक तीसरा बड़ा मुद्दा है कि जिसकी बात राजशेखर जी ने भी कही, विजय राव साहब ने कही, कि जो आश्वासन एनडीए ने यानी कि बीजेपी और टीडीपी दोनों ने दिए थे, उनका क्या हुआ। उस किसी भी बात पर, उस किसी भी अपनी योजना पर आप कितने कदम आगे बढ़े। आप सभी बातों की चर्चा छोड़ के लड्डू की चिंता कीजिए, और उस लड्डू को भी शुद्ध करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल भाषण देंगे, हम केवल वक्तव्य देंगे, और पार्टी जो है जो उसका विज्ञप्ति जारी करेगी। इस पूरे के पूरे अभियान में जो टीडीपी सरकार का रवैया था, वह रवैया एक भ्रम फैलाने का था। अगर पहले इनको यह बताना चाहिए था कि जिस कंटेनर के घी की जांच की गई, क्या वह उस कंटेनर का घी उपयोग में लाया गया, और अगर उपयोग में नहीं लाया गया तो इस तरह की झूठ फैलाने की क्यों कोशिश की गई, और अगर वो लाया गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या उसकी जांच उस प्रयोगशाला से हुई जो प्रयोगशाला तिरुपति से माला में मौजूद है, और नहीं हुई तो इस तरह की बात क्यों की गई। दूसरी बात कि जो रिपोर्ट, चलिए मैं मान लेता हूं कि आप आनंद से ही आप रिपोर्ट लेकर के आए, उस रिपोर्ट को पन्ना बाई पन्ना, फुल स्टॉप बाई फुल स्टॉप, काम बाई काम आप सबके सामने कर देते। टुकड़े टुकड़े में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अंडरलाइन करके बता देते आप कि इसमें कहां लिखा हुआ है कि बीफ मिला हुआ है। उसको, उस रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा है, उस रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा है जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें एनिमल चर्बी मिली हुई है, तेल मिला हुआ है, वो उसका हाईलाइट कर दीजिए, आज भी सार्वजनिक कर दीजिए आप, और आप सबके सामने बैठ करके बात करते। तो ये उसको विश्वसनीय बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश, और झूठ के आधार पर जो अगर आप माहौल बनाने का प्रयास करेंगे तो आप टिक नहीं सकते, संभव नहीं है। आंध्र प्रदेश की जनता कोई ऐसी जनता नहीं है जो आपके किसी भी बयान में बच जाए। किसी भी राज्य के लोग इस बयान में नहीं बचते, कुछ समय तक आप पे भरोसा कर लेते हैं आप। अगर आप अपने गवर्नेंस की बात करेंगे तो लोग हो सकता है कि आपकी बात को मान लें, वो तो किया नहीं आपने।
और जगन मोहन रेड्डी के नाम पर लोगों के आस्था के साथ और आस्था के नाम पर एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की जो कोशिश थी वो चल नहीं पाई। जी, और मेरा अपना मानना है कि बहुत ही चंद्रबाबू नायडू के खुद के क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा हो गया। जी, आप मेरे लिए आश्चर्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मान लिया एजेंडा है तो चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक पूंजी उसमें स्वाहा क्यों कर रहे हैं? उनकी तो राजनीतिक पूंजी एक धर्मनिरपेक्ष नेता की रही है, एक टेक्निकल सेवी नेता की रही है, जन कल्याण की बात रही है, तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले नेता की रही है, राज्य के विकास की बात करते रहे हैं। वो ये कहाँ आप चले गए तिरुपति मंदिर के लड्डू के चक्कर में? इतना बड़ा तंत्र है। यह काम तो आपके जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी है वही देख लेते या राज्य सरकार देख लेती, उसमें राज्य सरकार का तो कोई हस्तक्षेप नहीं। आप तो ऐसा बता रहे थे जैसे कि जगन रेड्डी बैठ कर लड्डू बना रहे थे मुख्यमंत्री का काम छोड़कर, वही काम उनके पास बचा हुआ था। कौन विश्वास कर लेगा आपकी बात पर और क्यों करेगा? यह जो स्थितियां पैदा हुई है और ये जो अविश्वास का माहौल इतने कम समय के भीतर चंद्रबाबू नायडू के लिए होने लगा, यह उनके फ्रस्ट्रेशन का आधार हो गया है। जी, मैं सुनील भाई चलते चलते एक चीज कहूं, एक और टैक्टिस है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की। मैं 3 नाम ले लूंगा कि जो लोग पोटेंशियली इस देश को लीड करने की स्थिति में थे, उनका नॉर्थ में या जनरली उनका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज्यादा था, बीजेपी उनको डिस्क्रेडिट करके ऐसा बना के छोड़ती है वो कहीं के न रहे। नीतीश कुमार एक समय में ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ऑल्टरनेटिव चॉइस, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो क्या पलटू राम और चलटू राम उनकी छीछा लेदर कर दी। चंद्रबाबू नायडू एक समय में इस देश का ये माना जाता था कि भाई एक डेवलपमेंट वो आदमी है, डेवलपमेंट को देखता है, टेक सेवी है, दूसरी नजर है उसकी। उसको उन्होंने ये लड्डू फड्डू करके उन्होंने लड्डू में ही ठीक कर दिया। अब एक बेचारे चंद्रचूड़ साहब थे, उनका बड़ा अच्छी स्टेक थी, बड़ा अच्छा इन्होंने किया है भाई। कहीं कहीं बोलते हैं मोदी जी उनके घर जाके आरती पारती करके उन्होंने चंद्रचूड़ साहब का ऐसा कर दिया कि उनके सारे जो पुराने वो थे किससे वो खुल गए कि उन्होंने जस्टिस लोया को भी किनारे कर दिया था। उन्होंने क्या क्या उन्होंने खराब काम किया। तो ये बीजेपी की टैक्टिस है क्या कि जो भी पोटेंशियल है उसको, राहुल गांधी को पप्पू करने की कोशिश किए थे, राहुल गांधी डिस्क्रेडिट हो गए थे, लेकिन राहुल गांधी समहाउ एज वॉज ऑन हिज साइड। अब ये सब लोग 70, 72, 75 साल के हैं, एज नहीं है। तो ये बीजेपी की टैक्टिस भी है क्या, कोई भी पोटेंशियल इस देश में अगर हो रहा है तो उसको इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि वो कहीं खड़ा ना हो पाए। सुनील जी। आनंद जी, उन्होंने प्रयास करके नहीं डिस्क्रेडिट किया, उन्होंने अपनी ऐसी तस्वीर बना ली कि जो उनके पास खुद चल के चला गया। पीडीपी महबूबा मुफ्ती क्या स्थिति है? सबसे बड़ी पार्टी थी 2014 में, 28 सीटें जीता था उन्होंने। 2024 में जमानत नहीं बची कहीं। सम्मानित दुष्यंत चौटाला साहब 10 सीटें जीत करके आए थे, इंडियन नेशनल लोकदल के विकल्प बन करके उभरे थे। बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे, सत्ता में रहे 5 साल। 2024 में 1 सीट पर जमानत नहीं बची लोकसभा के चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में दौड़ा लिए जा रहे हैं वो। हम और आप अपने राज्य में देख लें, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की चुप्पी। मायावती जी बीजेपी के साथ कहीं गठबंधन नहीं कर रही है, कहीं अधिकृत रूप से गठबंधन नहीं है, लेकिन उनकी चुप्पी कहां पहुंचा दी उनको? 22, 23, 24% की पार्टी आज सिंगल डिजिट में आ गई अपने मत प्रतिशत को लेकर के, और 0 पर जाकर के रुक गई लोकसभा में। इस देश की जनता धार्मिक मुद्दों पर गवर्नेंस नहीं चाहती है। सरकार अलग चीज है और धार्मिक संगठन अलग है। अगर लड्डू की भी चिंता सरकार करने लगेगी तो ये शंकराचार्य जी लोग क्या करेंगे? तिरुपति देवस्थान का जो ट्रस्ट है वो क्या करेगा? उसके पास कौन सा काम बचेगा? मुख्यमंत्री जी को चिंता वहां के लड्डू की है, यह चिंता नहीं है कि विजयवाड़ा में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हो गए हैं उनका क्या होगा, जिस पर उनको काम करना चाहिए था। तो अब गवर्नेंस के सूझ को छोड़ करके अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वही स्थिति बीजेपी की है। बीजेपी का साथ जिसने पकड़ा वह अपने राज्य में डिस्क्रेडिट हो गया। आप याद कीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए में गई थी। अगले ही चुनाव में उनका क्या हासिल हुआ? इस चुनाव में भी उमर अब्दुल्ला साहब को चुनाव हारना पड़ा, पीडीपी आपके साथ, जबकि ये लोग जम्मू कश्मीर के स्थानीय बड़े नेता रहे। आप
किसी एक पार्टी का नाम ले लीजिए जिसने अपने साथ पींगे बढ़ाई हो बीजेपी के साथ, ओवर 2014 से लेकर के 2019 के बीच में जिन लोगों ने कोशिश किया कि हम राजनीतिक आराम से कर लेंगे। हमारे अपना दल किसी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक सीट हार गई, वही सीट किस एक सीट हार, मत प्रतिशत आपका अलग से गिर गया। है क्या कि आप राजनीतिक मुद्दों का धार्मिक मुद्दों के साथ घाल मिल करके अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे नहीं कर सकते, संभव नहीं है वो। और जनता आपके खिलाफ खड़ी ही खड़ी होगी, आपको तय करना है कि आप कहां जाएं। जी जी, अरे आप इसी बीजेपी भी कोशिश करके आप देख लीजिए ना, बीजेपी अंतिम हुआ कि बीजेपी कितनी कोशिश कर रही है कि सामाजिक न्याय की राजनीति कर ले। वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार को आप गिराएंगे, कर्पूरी को आप गाली देंगे, जब मंडल कमीशन लागू होगा तो आप रथ यात्रा निकालेंगे और सामाजिक न्याय की विरासत भी आप ही ले जाएंगे। ये संभव है? जनता पर विश्वास करेगी क्या? सवाल यही है कि अगर आप राजनीति करेंगे, जनता से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति करेंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे। नहीं करेंगे, इस कदर खारिज किए जाएंगे कि खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। राहुल गांधी को आपने बहुत डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, क्या हो गया? जनता से हमेशा जुड़े रहे। आज की स्थिति है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उनके लोकप्रियता इस देश के किसी नेता से कम हो, बिना किसी रहे, एक सामान्य एमपी के रूप में भी। आपको आम आदमी जुड़ना पड़ेगा और ये उसके आर्थिक सशक्तिकरण की बात करनी पड़ेगी, जो लड्डू के शुद्धिकरण संभव नहीं है। जी